जय जिनेन्द्र मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे मुनि श्री के सामने आज दूसरी बार मंच पकड़ने का मौका मिला है। इसके लिए मैं महाराज जी से सबसे पहले आशीर्वाद चाहता हूँ कि वह मुझे आशीर्वाद दें कि इस मंच पर जो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ उसका लाभ सब लोगों तक पहुँच सके। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु। मित्रों, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि पहले के समय में कल्प वृक्ष होते थे। कल्प वृक्ष मतलब कि एक इंसान की जो जरूरत होती थी वह कल्प वृक्ष से पूरी होती थी। वह कल्प वृक्ष के सामने जाता था और अपनी विस्प रखता था और वह चीज उसको मिल जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद इंसान ने अपनी जरूरत से ज्यादा सामान उन कल्प वृक्षों से मांगना चालू कर दिया, तो वह कल्प वृक्ष धीरे धीरे सूखते चले गए। फिर उसके बाद भगवान आदिनाथ ने इसके चिंतन में उनके 108 पुत्र थे, उनके सारे पुत्रों को असी मसी कैसी बाणिज वास्तु शिल्प सब विद्याओं का ज्ञान दिया। उसमें से चौथे नंबर के जो पुत्र थे वो विश्वकर्मा, जिनको वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वास्तु की जो परिभाषा है उसको पूरा बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि वास्तु को आज मात्र तोड़ फोड़ का विज्ञान बना दिया। आज हम घर में वास्तु के नाम पर बहुत ज्यादा डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वास्तुविद आता है तो वो बताता है कि आपके ये दिशा में गलत है, ये मेन गेट गलत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। और वह करने के बाद भी इंसान को सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलते तो वह सब चीज़ों से हार जाता है। वो कहता है कि वास्तु से कुछ नहीं होता। यह बात सही है कि जो हम भोगते हैं वो प्रारब्ध का भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने वास्तु करवा लिया या आपने अपने कर्म अच्छे कर लिए तो आपको अपने प्रारब्ध का नहीं भोगना पड़ेगा। आपने पिछले जन्म में पिछले भव में जैसे कर्म किए हैं वैसा प्रारब्ध आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपोज आपके सामने कोई समस्या आती है, आपका बेटा कोई पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं हो रहा, या आपके कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, या आपके बच्चे की समय पर शादी नहीं हो रही, या घर में बहू सास की नहीं पट रही, या पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह प्रारब्ध का है कि वास्तु का है। तो ग्रंथों में सबसे पहले यह वर्णन आया है कि वास्तु क्या है। वास्तु एक कर्म है। अगर आप कर्म नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या। इसी प्रकार आप ये कैसे पहचानो कि ये वास्तु से दोष है कि प्रारब्ध से दोष है। इसलिए सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि हम हमारे घर को वास्तु जनित बनाएं। अगर हमारे घर में कुवास्तु जनित दोष हैं तो अगर उनको वास्तु जनित आप कर लेते हैं तो आपको वास्तु से संबंधित दोष नहीं भोगने पड़ेंगे। फिर जो आप दोष भोग रहे हो वह अपने प्रारब्ध का दोष भोग रहे हो। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले यह परीक्षण करो कि ये प्रारब्ध का है कि वास्तु का। अब वास्तु की परिभाषा बात करें तो वास्तु का मतलब 70% भूमि की ऊर्जा वास्तु होती है। लेकिन आज के समय में 99% वास्तुविद मात्र तोड़ फोड़ के नाम पर लाफिंग बुद्धा, फेंगशुई वास्तु, 3 टांगों वाला कछुआ, आप ये सब चीज रखवा देते हैं और किसी भी प्रकार के रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके भवन में ऊर्जा है तो उस भवन की उन्नति अपने आप होती चली जाएगी। अगर मिट्टी में उसकी भवन में ऊर्जा नहीं है, आप 50 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ का भी घर बना लो, इटालियन ग्रेनाइट लगा लो, उसके बाद भी उस घर में सुख शांति संपन्नता नहीं आएगी। क्यों? जैसे एक मानव शरीर होता है, इस मानव शरीर में अगर आपके एक्सटर्नल मतलब बाहर से भारी शरीर आपका बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन इंटरनल पार्ट्स किडनी हार्ट लीवर फेल हैं तो आप में दिन भर काम करने की ऊर्जा नहीं है। इसी प्रकार आपका भवन, व्यवसाय या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप बाहर से कितनी भी अच्छी बना लो लेकिन अगर उसकी संरचना भूमि की ऊर्जा अच्छी नहीं है तो उस पर व्यवसाय करने वाले, उस पर अब घर पर रहने वाले किसी भी प्रकार से सुख शांति संपन्नता प्राप्त नहीं करेंगे।
इसके अलावा आज के समय में अब बात रही कि भूमि की, तो भूमि का वर्णन अपने शास्त्रों में आता है। श्री कृष्ण भगवान जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब एक ऐसी भूमि का चुनाव करना था जो भूमि निगेटिव हो, निष्ठुर हो। क्यों? क्योंकि थे तो वो एक ही माँ के चाचा ताऊ के बेटे। ऐसा ना हो पांडवों की भावनाएं कौरवों के प्रति बदल जाएं कि इनको युद्ध न करते हुए उनकी भावनाएं बदल जाएं। तो वास्तु भावनाओं को बदलने का नाम है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा वाली जगह पे हो तो आपकी भावना सकारात्मक होंगी। अगर आप नकारात्मक भूमि पे हो तो आपकी भावनाएं नकारात्मक होंगी। तो उनको कैसी भूमि चुननी थी? नकारात्मक। क्यों? क्योंकि उनको युद्ध का जो वर्णन था वो साक्षात सबके सामने लाना था। तो 6 महीने पूरी पृथ्वी का चक्कर श्री कृष्ण भगवान से श्रेष्ठ वास्तुविद कोई नहीं थे। 6 महीने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। 6 महीने वो थक गए, लेकिन उनको ऐसी कोई भूमि नहीं मिली। जब वो थक कर एक जगह पर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि एक माँ अपने 6 माह के बेटे को लिए चक्रा चला रही थी। उसके पास में एक मेड़ थी और वो मेड़ में से पानी निकलना चालू हुआ। तो उस माँ ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा, उस बच्चे को उस मेड़ के अंदर गाड़ दिया और चक्रा चलाती गई, चक्रा चलाती गई, चक्रा चलाती गई। उसके बाद उसने वहीं गड्ढा खोदा और वो बच्चा खत्म हो गया था। गड्ढा खोदा और उसको गाड़ दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा जहाँ एक माँ की ममता स्वार्थ की बलि चढ़ गई, उससे ज्यादा निगेटिव निष्ठुर भूमि कोई नहीं हो सकती। वह भूमि कहलाई कुरुक्षेत्र की भूमि। इसी प्रकार हर जगह की भूमि का प्रभाव अलग अलग होता है। आज हम लोग कोई भूमि लेते हैं, अगर उसके पहले कोई पीपल का पेड़ लगा है या कोई चैत्र वृक्ष लगा है, उसको कॉलोनाइजर काट देते हैं और उस जगह की ऊर्जा वहाँ निगेटिव हो जाती है। या कोई निगेटिव एलिमेंट जैसे कबूतर, किसी भी हड्डी, शल्य, कंकाल उस जगह पे गड़ जाता है तो हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा भी उस शल्य में ही बन जाती है। इसी प्रकार भूमि का वर्णन एक और आता है। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहे थे तो सरजू नदी के किनारे जैसे ही पहुंचे तो उनके मन में ये विचार आया कि ये अंधे माँ बाप की सेवा करने से क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की भूमि निगेटिव थी। वहाँ उस समय ना कोई महल था, ना वहाँ उस समय कोई स्त्री थी, ना वहाँ कोई उस समय कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको मनमोहित कर रही हो तो उनके विचारों को बदल रही हो। उनके माँ बाप जब बात समझ गए, उनने बोला बेटा तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन ये नदी को पार करके हमको छोड़ कर चले आना। जैसे ही वो उस नदी के तट से दूसरे तट पर पहुंचे तो वो अपने माँ बाप से चिपक कर लिपट कर रोए कि ये मैं कौन सा पाप करने वाला था। तो जो होता है भूमि का प्रभाव। आज हम लोग अपने घर में, अब ऊर्जा की बात आती है कि एनर्जी होती क्या है। आज हम लोग अपने घर में विभिन्न प्रकार के चित्र, वॉलपेपर, इंटीरियर, इतना सुंदर सुंदर इंटीरियर करा रहे हैं कि लाखों रुपए इंटीरियर में खर्च कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंटीरियर करो, लेकिन जिस दिशा का जो तत्व है, अगर उस तत्व के अकॉर्डिंग आप इंटीरियर करोगे तो वो आपका इंटीरियर 4 चांद लगा देगा। लेकिन उसी भवन में आपने 4 गुनी ऊंचाइयां छुई हैं और आपका अगर प्रारब्ध कम हुआ तो आपके विचार बदलना चालू हो जाएंगे। आप अपने घर को उस तरह से बदलना चालू कर दोगे और वह चीज़ वहाँ लगा दोगे जो चीज़ वहाँ पर नहीं लगनी चाहिए और आप काफ़ी परेशान हो जाओगे। तो इसलिए यह पहचानो कि आपके घर की ऊर्जा कैसी है। तो ऊर्जा को पहचानने का नाम वास्तु है, कोई तोड़ फोड़ का नाम वास्तु नहीं है। और 70% महत्व भूमि की ऊर्जा, 23% महत्व दिशाओं का होता है कि किस दिशा में क्या बनना चाहिए, और 7% महत्व कलर का होता है। आज के समय में सब लोगों को अधिकतर घर में 2 चीज़ चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और दूसरी बात घर में धन का आगमन होता रहे। उसके लिए मैं धन के आगमन के लिए 2 अच्छे ब्रह्मास्त्र टिप्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर में उत्तर दिशा, उत्तर प्रॉपर घर का उत्तर देखना, कोई भी कमरे की उत्तर की दीवार को मत पकड़ लेना। आप और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ बताता है तो उसको उत्तर दिशा को पकड़ लेते हैं। पूरे घर की जो उत्तर नॉर्थ दिशा है वो धन के नए अवसर पैदा करती है। जीवन में धन कितना होगा, कैसा आएगा। अगर जैसे अभी की बात है, मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, नाम नहीं बताऊँगा, उनके सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रारब्ध कमजोर हुआ तो उत्तर दिशा में उन्होंने सीढ़ियाँ बना दी। क्या बना दी? सीढ़ियाँ। और सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर बनना चाहिए।
तो उनका एक पेमेंट मतलब जो उनका चने का काम था, एक जनई उनके 1.5 करोड़ रुपए खा गया। उसके बाद उस जगह को मैंने चांदी की तार से उस जगह को बिना तोड़ फोड़ के कट करवाया और उस दिशा का जो कलर था वो था ब्लू कलर, उसको करवाया। उससे उनकी पेमेंट में भी रिकवरी हुई और सब चीज़ों में प्राप्ति हुई। तो हम लोगों को यह पहचानना है कि किस कोण की वजह से, किस चीज़ की वजह से क्या समस्या आ रही है। तो उत्तर दिशा किसकी दिशा है? पैसे की। तो पहले तो उस दिशा में ये देखिए आपके घर में, फैक्ट्री में कि लाल कलर तो नहीं हो रहा, क्योंकि उत्तर दिशा जल तत्व की है। अगर वहाँ लाल कलर होगा तो वो अग्नि आ गई तो आपका पेमेंट डूबेगा ही डूबेगा। आप एक एक पैसे के लिए मतलब बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हम पे नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बच्चों पे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, या व्यवसाय में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो उत्तर दिशा में नीला कलर करिए। उत्तर दिशा में एक मयूर पंख का एक स्वास्तिक निर्मित करिए। एक जैसे ही आप मयूर पंख का स्वास्तिक निर्मित करेंगे, वहाँ की एक स्वास्तिक अपने जैन ग्रंथों में एक स्वास्तिक 10 लाख पॉजिटिव बॉबिस एनर्जी जनरेट करता है। आप और हम किस चीज़ में लगे हैं? अगर 5,000 का कोई आपको लाफिंग बुद्धा या 10,000 का कोई आपको 100 पीस दे दे तो आपको लगेगा कि इसको रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन आप और हम लोग जो मयूर पंख का स्वास्तिक होता है उस जगह की 1 करोड़ गुना ऊर्जा बढ़ा देता है। इसके अलावा दूसरा उपाय रिलेशंस सबसे महत्वपूर्ण है। रिलेशंस आज हर घर में किसी न किसी के रिलेशंस किसी न किसी चीज़ों से स्थिर नहीं है। आज जैसे आज जेठानी दिरानी एक दूसरे से, या सास बहू, माँ बाप, पिता बेटे, क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि आपके घर में दक्षिण पश्चिम के कोण जिसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, उसमें गड्ढा तो नहीं है, वह नीचा तो नहीं है, उसमें हरे पेड़ पौधे तो नहीं है, उसमें ग्रीन कलर तो नहीं है। ये बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो उस जगह के रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। तो इसके लिए आप साउथ वेस्ट को बैलेंस करें। साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए अपना एक जैन ध्वज पचरंग, उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर का टॉप हाइटेड लगा दीजिए। उससे आपके घर में सबके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और अच्छा करना है तो येलो कलर के कपड़े लीजिए, येलो कलर का एक ब्लाउज पीस लीजिए, उसमें 125 ग्राम पीली सरसों, 5 गोमती चक्र, उसको साउथ वेस्ट में बांध दीजिए। आपको अपने रिलेशंस और एस्टेब्लिशमेंट में तत्काल अंतर दिखेगा। ऐसे बहुत सारे समय की कमी है और भी बहुत सारी बातें होती हैं वास्तु में। भूमि की ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस घर में भूमि की ऊर्जा बहुत अच्छी है उस घर की तत्काल निरंतर उन्नति होती जाती है। और जिस घर में ऊर्जा ही नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लेना, साउथ वेस्ट ऊंचा कर लेना, नॉर्थ ईस्ट नीचा कर लेना, तब भी आपको कोई परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए अपने भूमि की ऊर्जा को चेक करो, भूमि की ऊर्जा को बढ़ाओ। अगर आप पे भूमि की ऊर्जा आपको बढ़ानी है तो सबसे अच्छा भूमि जागरण मंत्र होता है अपने जैन ग्रंथ में, ओम ह्राम ह्रीम हूम ह्रौम हिरा। और जो इसका मालिक है उसका नाम लेके, अगर खुद का घर है तो मम गर्भ गृह क्षेत्रे, मम गर्भ गृह क्षेत्रे दरिद्रिम जागृत अवस्थायाम कुरु कुरु स्वा। एक माला इसकी जप लो या एक माला से इसका हवन कर लो तो आपकी भूमि की ऊर्जा, उस जगह की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। और भी माध्यम होते हैं, उस भूमि में आप पारा ड्रिल मशीन से इंजेक्ट कर लो तो उस भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार की नज़र नहीं लग सकती। जैसे आज हम लोग सबसे ज़्यादा नज़र से परेशान हैं, मुझे लगता है कि आज हमको नज़र न लग जाए, हमारी बिल्डिंग को नज़र न लग जाए। और वास्तविकता है आज भगवान की वेदी स्थापित होती है तो उससे पहले वहाँ पारा डाला जाता है। क्यों? भगवान को भी हम लोगों की नज़र मूर्ति को लग जाती है। तो हम तो कर्मों द्वारा सताए हुए इंसान हैं, तो हमको क्यों नज़र नहीं लगेगी। इसलिए अपने घर को रक्षित करिए। जैसे ही आप अपने घर को रक्षित करोगे आपका घर भी रक्षित होगा, आप भी रक्षित होगे और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और आचार्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।